सभी छात्रों का फिजिक्स के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के 2021 के सेकेंड सेट की। फर्स्ट सेट हमने पिछले टर्म पे हल करवा दिया था, जिसमें संपूर्ण हल के बारे में हमने बता दिया था कि पेपर कैसे हल करते हैं और कैसे देख पढ़ा जाता है, किस तरीके से हल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण हल को एक एक पॉइंट को इंडिकेट नहीं करना है, मुझे आपसे यही बता देना है कि पेपर को कैसे हल करेंगे। बाकी तो मैंने सारे वीडियो पोस्ट कर रखे हैं और वीडियो कुछ अपकमिंग हैं जो आ जाएंगे, आपको सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। उस तरीके से आपको लगाना है। बस यहाँ पर हम लोग एक बार ये देखेंगे कि वीडियो में देखेंगे कि पेपर कैसे आता है और किस तरीके से हल किया जाता है। ये 2021 में जुलाई में पेपर हुआ था, जिसमें बच्चों को जो संतुष्ट थे नहीं थे अपने नंबरों से, उनके लिए ये पेपर करवाया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर। और लास्ट ईयर का भी पेपर, उसके बाद में परसों से लास्ट ईयर के पेपर शुरू हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम पेपर आगे की ओर। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन पेपर 5 क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक आवेश जिसमें निकाय में Q1 Q2 कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तथा एक आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है, तो आवेश Q1 और Q पे लगने वाले बल की गणना करना है कि उसके बीच में बल बढ़ जाएगा या परिवर्तित रहेगा, क्या होगा, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, पहली बात तो आवेश की प्रकृति कैसी है, बढ़ेगा या घटेगा, आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उसके बाद में हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा 2 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हम लोग प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा हम लोग यहाँ पर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो Q इक्वल टू द क्या होता है, I इंटू टी वाला फार्मूला लगा दो। तो I इक्वल टू द 2 एम्पियर दी गई है, ये I इक्वल टू द 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4 कूलाम आवेश हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, 4 कूलाम। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा क्वेश्चन ये आ गया, गाखंड इसी का, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं, किस कारण विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं उत्पन्न होती हैं। यानी उत्पन्न होने का क्या कारण है, आवेश जब एक्सेलरेट करे यानी उत्पन्न नहीं होती हैं। इसके कारण क्या होगा कि त्वरण के कारण उत्पन्न होती हैं, अवमंदन के कारण भी उत्पन्न होंगी, ये भी त्वरण है, वृत्तीय गति में भी त्वरण होता है, इसलिए उत्पन्न होंगी। किसके कारण नहीं उत्पन्न होंगी, वो आपका ये है, स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न नहीं होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही है। जब हमने बोहर्स मॉडल अभी आपको पढ़ाया था, रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां बताई थी कि इलेक्ट्रॉन अगर आवेश के चारों तरफ विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि स्थिर आवेश के कारण नहीं उत्पन्न होंगी। आवेश अगर त्वरित है तभी उत्पन्न होगी, अवमंदित है, अवमंदन या त्वरण दोनों में फ्लक्स चेंज, दोनों में क्या होता है, परिवर्तन हो रहा है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होगी और वृत्तीय गति में भी उत्पन्न होगी। ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन सही हो जाएगा, यानी स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न, स्थिर आवेश द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है यदि प्रकाश का गमन हो रहा है। यानी हम लोग संभव की बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय क्वेश्चन को अवश्य आप लोग पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है, कब नहीं संभव है, यानी सघन से विरल माध्यम में जाता है ये संभव है, यानी विरल से जब सघन माध्यम में जाएगा ये संभव नहीं है। तो विरल से सघन माध्यम का यहाँ क्या है, वायु से जल में, एक आंसर हो गया आपका। दूसरा आंसर है जल से वायु में, तीसरा कांच से जल में, दूसरा हो गया कांच से वायु में। ठीक है, अब जल का अपवर्तनांक कितना होता है, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है और जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, 3 मान लेते हैं, और कांच का अपवर्तनांक 1.5 मान लेते हैं। तो हमारा क्या है कि ये विरल से सघन में जा रहा है, यही हमारा आंसर सही होगा। ये आंतरिक परावर्तन दे सकता है, ये भी आंतरिक परावर्तन दे सकता है, ये भी आंतरिक परावर्तन दे सकता है। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि इसका आंसर सही होगा, वायु से जल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जिसका 2 आंसर ऊपर 2 आंसर नीचे आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए नीचे देख लिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं।
किसी धातु के सतह पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करने वाली विकिरण की आवृत्ति में वृद्धि करने पर, यानी आवृत्ति में अगर उसकी वृद्धि कर दोगे तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। ये तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी, ये भी नहीं संभव है। ठीक है, ये तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता बढ़ेगी घटेगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और घटेगी। तीसरी बात हो गई प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। हाँ, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आइंस्टाइन के रिलेशन के अनुसार प्रकाश गतिज इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी E इक्वल टू द, ये वाला फार्मूला लग सकता है, W प्लस हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जैसे आप फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आंसर 1 लाइन आंसर या 2 लाइन आंसर में आएंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित तरंगों को उसके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रखिए। सबसे पहले क्या है, जिसकी तरंग दैर्घ्य छोटी है वो लिखिए। यानी हमारे पास कौन सी तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, दृश्य प्रकाश है, परावैंगनी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे हैं और एक्सरे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास सबसे पहले आ गया एक्सरे। 1 नंबर पर, पहले नंबर पर हम एक्सरे लिखिए, दूसरे नंबर पर परावैंगनी तरंगे लिखिए, तीसरे नंबर पर दृश्य प्रकाश लिखिए, फिर ये सूक्ष्म तरंगे आ जाती हैं जिसे हम कहते हैं, और फिर रेडियो वेव आ जाती हैं। तो सूक्ष्म तरंगे या रेडियो वेव, यहाँ पर सूक्ष्म तरंगों को इंडिकेट करेंगे, यानी 1 नंबर पर ये, दूसरा नंबर आपका ये, पहले ये एक्सरे लिखोगे, फिर यूवी, फिर विजुअल रीजन लिखोगे, ये वाला लिखोगे, फिर आप रेडियो वेव, फिर सूक्ष्म तरंगे आ जाएंगी आपकी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहा है, कभी कभी सूक्ष्म तरंगे दे देते हैं इस तरीके से कन्फ्यूज करने के लिए। अब खा है 50 वोल्ट के को प्रत्यावर्ती वोल्टता उसकी, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 ओम के प्रतिरोध पथ पर 2 मिली हेनरी के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। प्रतिरोध की प्रतिबाधा का मान ज्ञात करिए। बताइए, प्रतिरोध की प्रतिबाधा यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है, तो एक्सएल यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि एक्सएल इक्वल टू द, एक्सएल निकालना है। एक्सएल इक्वल टू द आप लोगों ने पढ़ा है ओमेगा एल होता है। ओमेगा एल इक्वल टू द 2 पाई एफ इंटू एल हो जाएगा, जहाँ पर एफ 50 हर्ट्ज आवृत्ति दी गई है। ठीक है, 50 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से जोड़ा जाता है, 50 वोल्ट और इतनी है, इतने, तो एक्स परिपथ की प्रतिबाधा, कुल प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे। अभी पहले हम एक्सएल निकाल लें और फिर जेड इक्वल टू द एक्सएल प्लस R² वाला फार्मूला आ जाएगा। तो हमें कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप जेड इक्वल टू द एक्सएल, तो यहाँ से निकल आएगा आपका √R² प्लस XL²। चाहे तो इसको हम किसी पेज पे हल कर देते हैं। चलिए हम अभी हल कर रहे हैं इसको, यानी कहने का मतलब है, चलिए ये थोड़ा और सूक्ष्म कर लिया जाए, ऊपर क्वेश्चन पेपर के लिए जगह खाली पड़ी है। चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं इसको। एक्सएल इक्वल टू द हमने निकाल लिया, यानी 2 पाई एफ इंटू एल आ जाएगा। एल इक्वल टू द मिली हेनरी में दिया गया है, वो लगा लीजिए। जेड इक्वल टू द ये वाला फार्मूला आपका लग जाएगा, R² प्लस XL टू होल स्क्वायर, और वोल्टेज को भूल जाइए, इसी से आपका निकल आएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हल हो गया, यानी हमने ये क्वेश्चन आराम से आपका हल हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आता है ये हमें कमेंट बॉक्स में और लिख के भेजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, किसी संधारित्र को की एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। किसी संधारित्र को बैटरी द्वारा, क्या संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्ति ऊर्जा के बराबर होगी? कारण सहित उत्तर दीजिए। हाँ, उसकी संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा, क्या संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्ति ऊर्जा के बराबर होगी? हाँ, आपूर्ति ऊर्जा की संचित ऊर्जा उसकी आपूर्ति ऊर्जा के बराबर होगी। इसका कारण सहित व्याख्या हम कर सकते हो। उसकी केमिस्ट्री इक्वल टू द C इक्वल टू द ε0A/λ/d वाला फार्मूला लगा के हम उसके बराबर हो सकती है। घा क्वेश्चन जो कि सेमीकंडक्टर अभी हमने आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है, तो हम इसको जल्द से जल्द कवर कर देंगे।
निम्न चित्र में डायोड को के अभिनत की प्रकृति बताइए। यानी ये अग्र अभिनत में है कि पाश्च अभिनत में। हमने कहा ये पी टाइप कहलाता है और ये इधर का एन टाइप होता है। अगर पी पॉजिटिव से जुड़ा होगा, एन निगेटिव से जुड़ा होगा तो ये अग्र अभिनत कहलाएगा। अगर पी निगेटिव से जुड़ा है और एन पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये पाश्च अभिनत कहलाएगा। तो यहाँ पर जो ग्राउंड है ये 0 मान लो और ये माइनस का मान लो, माइनस का 8 है तो ये 0 की तुलना में ये ऋणात्मक है, यानी पी ऋणात्मक है, एन धनात्मक है, ये पाश्च अभिनत हो जाएगा, पाश्च अभिनत हो जाएगा, यानी रिवर्स बायस में ये जुड़ा हुआ है, ये आप बता सकते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 1 लाइन क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई इसमें घबराने की बात नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। निकट दृष्टि दोष वाले आंख द्वारा प्रतिबिंब का, पहले निकट दृष्टि क्या होता है? जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, उन्हें निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये तो हम कई बार बना चुके हैं, आपको पिछले PDF भी भेज चुके हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए हाँ ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का 4 क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर में आता है। कुछ परमाणु नाभिकों की संरचना निम्न प्रकार है, समस्थानिक एवं समभारिक बताइए। आज ही मैंने क्लासरूम में ये इंडिकेट किया था आपको कि इसमें जो है समस्थानिक कौन होते हैं, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो समस्थानिक होते हैं, और जिसमें जो है परमाणु भार समान होता है उसे समभारिक कहते हैं। जहाँ यहाँ पर दिया है 8p + 8n एक नाभिक दिया हुआ है, दूसरा 8p + 9n दूसरा नाभिक दिया है, ये तीसरा, ये चौथा नाभिक जहाँ p प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन दिया गया है। इसमें आपका जो है ये और ये समस्थानिक हो गए, निक हो जाएंगे, ये समस्थानिक कहलाएंगे क्योंकि इसमें 8 और 8 दोनों बराबर हैं, और ये 2 नाभिक हो गए, ये आपके समभारिक कहलाएंगे, ये आपके नाभिक क्या हो जाएंगे? समभारिक कहलाएंगे। तो ठीक है, यानी हमने कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि हमारे पास ये 2 नाभिक हैं, ये हमारे समभारिक हो गए, और ये 2 नाभिक हैं, ये हमारे क्या हो गए? समस्थानिक हो गए, ये वाला हो गया। ठीक है, तो अब समविभव पृष्ठ क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी विशेषताओं का उल्लेख करिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी समविभव पृष्ठ क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी समविभव पृष्ठ क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर होता है। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र बराबर होता है उसे समविभव पृष्ठ कहलाता है। और समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या है? समविभव पृष्ठ से प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यानी इसकी जो विशेषता है वह यह विशेषता है कि यहाँ से जो पृष्ठ के लंबवत ही होंगी, यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं इस पृष्ठ में, ये इस पृष्ठ के लंबवत ही होंगी, यानी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते आते हैं। इसी में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का, ये भी आया। E1 E2 दो विद्युत वाहक बल R1 R2 आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी के समांतर क्रम में जुड़े हैं। तुल्य प्रतिरोध तथा E का प्रतिरोध मात्रक ज्ञात करिए। ये हमने आपको करवा दिया है, इसलिए उसको हल कर लीजिए। E1 E2 को समांतर क्रम में आराम से आप जोड़ सकते हो इस तरीके से बैटरी को। ये ठीक है, R प्रतिरोध के जरिए इसको डिस्चार्ज कर दो और उसके बाद में कैलकुलेट कर लो, आराम से निकल आएगा। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो थोड़ा टिपिकल टाइप के आपको लग रहे हैं और हल करने में आपको दिक्कत आएगी। अगला क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित अवस्था में से अंततः एक सामान्य अवस्था में लौटता है। उत्तेजित होने वाली सभी संभावित वर्ण रेखाओं का चित्रण कीजिए। यानी तृतीय कक्षा से, यानी ये प्रथम कक्षा हो गई, ये द्वितीय कक्षा हो गई, ये तृतीय कक्षा हुई। तो यहाँ से जब लौटता है तो यहाँ पर भी लौट सकता है और ये यहाँ पर भी लौट सकता है। यानी वह बामर सीरीज भी बना सकते हो, उल्लेख कीजिए, उनकी संख्याओं की उल्लेख कीजिए, चित्र कीजिए, तो उनकी संख्या का भी उल्लेख कीजिए। तो ये लाइमन सीरीज में भी आ सकता है और ये बामर सीरीज में भी आ सकता है। यानी L = द 1/λ = द 1/r ×
1/1 माइनस 1/n² वाला फार्मूला भी लग जाएगा, 1/2 पर भी ट्रांजिशन होगा, 1/3 पे भी ट्रांजिशन होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर भी लौटेगा और यहाँ पर भी लौट सकता है। चलिए आगे की ओर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की समान विभव पर त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन को समान विभव पर त्वरित किया जाता है जिसका संवेग कम तथा संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। जिसका संवेग कम तथा संबद्ध डी ब्रॉगली वेवलेंथ अधिक होगी। किसकी डी ब्रॉगली अधिक होगी? जिसका द्रव्यमान कम होगा। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वह 1 अगर हम लोग यहाँ पर लेमडा इक्वल टू द निकाल लें तो 1 अगर इलेक्ट्रॉन के लिए 267 लगाते हैं तो ये H/m इंटू बी होता है। तो ये एम पे निर्भर करता है। तो यानी यहाँ पर अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप निकालेंगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे कम लॉन्ग होगी इलेक्ट्रॉन की, सबसे कम होगी प्रोटॉन की। ठीक है, चलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला फार्मूला आप लगा सकते हो। और इसी के अथवा में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, वो आपका ये दिया गया है कि तरंगदैर्घ्य लेमडा इक्वल टू द 5 × 10⁻⁷ मीटर के एक फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। E इक्वल टू द आप निकाल सकते हो Sc/λ आ जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू द चलिए हम इसको एक अभी हल कर रहे हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उसकी अगर लेमडा हमारे पास दिया गया है 5 × 10⁻⁷ मीटर का दिया गया है लेमडा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें एनर्जी निकालनी है। तो E इक्वल टू द आपको पता है Sc/λ होता है। तो H इक्वल टू द 6.6 × 10⁻34 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6। C से 3 × 10⁸ डिवाइड बाई ये लेमडा 5 × 10⁻⁷ हो जाएगा। अब यहाँ 15 हो गया, 15 में से 34 में से 15 गया 19 हो जाएगा। यानी ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वह 6.6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5 × 10⁻⁻19 हो जाएगी। अब ये इतने जूल आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको थोड़ा और हल करते हैं। अब अगर इसी में हम डिवाइड इसको कर दें 1.6 × 10⁻⁻19 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल आएगी, जहाँ पावर आपस में कट गई। अब हमारे पास 6.16 × 80 हो जाएगा और 66 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो E की वैल्यू आ जाएगी 198/80। तो लगभग ये अगर हम लोग काटने की कोशिश करें, अगर ये हटा दें, यहाँ पर पॉइंट लगा दें, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बचा 3 और 8 चक्कू 36, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग हमारी निकल आएगी उसकी एनर्जी। चलिए हम ये निकल आई हमारी एनर्जी। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इसकी एनर्जी निकाल ली 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो कि निकल के आ गई। उसके बाद में हमारा आ गया नया अगला चलचुम्बकीय धारामापी तथा उसकी धारामापी सुग्राह्यता। ये हमने बहुत विधिवत आपको पढ़ाया हुआ है धारामापी की, वहाँ से आप ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का खा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। मीटर सेतु का सिद्धांत लिखे तथा मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आवश्यक परिपथ बनाइए। हाँ, नहीं आवश्यक परिपथ है, इसका आप बना सकते हो। मेरी वीडियो को लाइक पीछे देख
देख के वहाँ से आप मीटर सेतु वाला पूरा पढ़ सकते हो। मीटर सेतु से कैसे निकाला है अज्ञात तार का प्रतिरोध, तो अज्ञात तार के प्रतिरोध को निकालने के लिए S इक्वल टू द R इंटू ज्ञात प्रतिरोध हो जाता है, जिससे 100 माइनस L अपॉन L। ये मैं बार बार ही आप लोगों से कहता हूँ कि इसका मैंने प्रैक्टिकल भी अपने चैनल पर पोस्ट किया हुआ है बनाकर, और इसमें हमने आवश्यक ये भी प्रतिबंध इसका सिद्धांत थ्योरी में भी पूरा बताया है। तो वहाँ से आप लोग ये किरचॉफ ये व्हीटस्टोन सिद्धांत के सेतु पर कार्यरत है, यानी व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। सबके देखो सिद्धांत है, यह अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन। यह म्यूचुअल इंडक्शन के एक सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी यह अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर से होने वाली लाइन हानियाँ, यानी जैसे कि इसमें भंवर धाराएं स्लैब में बन जाती हैं, हीट हो जाता है, जिसके कारण इसमें लाइन हानियाँ होती हैं। चलिए इसका उल्लेख कर सकते हो आप आराम से। क्वेश्चन पेपर वो बिल्कुल एकदम सरल है, हलवा टाइप का है। दूसरा विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं, वह तरंगे जो विद्युत वेक्टर तथा चुम्बकीय वेक्टर से बनी होती हैं उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। ये तरंगे विद्युत वेक्टर तथा चुम्बकीय वेक्टर की बनी होने के साथ साथ ये चलने की दिशा के भी लंबवत होती हैं, यानी यह तरंग अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो यह इस डायरेक्शन में चलेंगी, यानी चुम्बकीय वेक्टर की दिशा ये है, विद्युत वेक्टर की दिशा ये है, तो ये इस दिशा में चलेंगी। दूसरी बात, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 3 अभिलक्षण लिखिए, जो कि हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए। तीनों अभिलक्षण, या सीधी रेखा में चलती हैं, यह चुम्बकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। तीसरी बात यह, इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और फिर इसी में चूंकि ये 4 नंबर में है, 3 नंबर में है, तो इसमें एक क्वेश्चन जोड़ दिया गया 5 × 10⁻⁶ मीटर। ये भी नहीं लिखा है, ये मीटर तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात करिए। चलिए हम इसकी आवृत्ति हम ज्ञात कर दे रहे हैं अभी यहाँ पर आपसे। तो इसकी आवृत्ति ज्ञात लेमडा दिया हुआ है, C इक्वल टू द यहाँ पर n लेमडा हो जाएगा। कह सकते हो आवृत्ति अगर n इक्वल टू द है तो C बाई लेमडा हो जाएगा। तो C की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल से चलते हैं, अब लक्षण ही है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अपान आपके लेमडा की वैल्यू कितनी दी गई, 5 × 10⁻⁻6 मीटर, -6 मीटर दी गई है। तो n इक्वल टू द अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 13 ले लेते हैं, 30/5 कर लेते हैं, और ये मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 5 का 30, यानी ये आपका आ जाएगा 6 × 10⁻13 हर्ट्ज। इतनी इसकी जो है फ्रीक्वेंसी आपकी निकल आएगी, इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकल आएगी इस क्वेश्चन की। यानी इस क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी निकल के आ गई 6 × 10⁻13 हर्ट्ज। ठीक है, अब ये है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के घटकों, पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के घटकों की परिभाषित कीजिए। यानी पृथ्वी में एक क्षैतिज घटक होता है, एक ऊर्ध्व घटक होता है। एक्चुअल चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा अगर ये है तो ये क्षैतिज घटक कहलाता है, जिसे H कहते हो। ये ऊर्ध्व घटक B कहलाता है। तो ये यहाँ से एंगल ऑफ डिप बनाता है, जिसे एंगल ऑफ डिप कहते हो। तो आराम से इसको हल कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। विवर्तन का अर्थ समझाइए। विवर्तन क्या है, जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत किसी स्मॉल अपर्चर से गुजरता है, या अपर्चर कह सकते हो स्मॉल छिद्र अथवा स्मॉल वस्तु से गुजरता है, तो वह किनारों पर मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। किसी पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन का प्रारूप की तीव्रता के लिए वक्र खींचिए तथा झिर्री की चौड़ाई दुगनी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई की तीव्रता में क्या प्रभाव पड़ता है, ये निकालना है। पहली बात तो आप ये निकाल सकते हो कि प्रकाश अगर झिर्री से गुजर रहा है तो n लेमडा इक्वल टू द E sin थीटा आ जाता है, जहाँ पर झिर्री की चौड़ाई E आ जाती है। आपको ये वाला डेरिवेशन आपको हल कर लेना है, कोई ऐसी बात नहीं है। और घा क्वेश्चन,
एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत आसान है, स्थिर ऊर्जा के लिए व्यंजक आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अथवा करके है। दो पतले लेंसों में संपर्क में रखे गए हैं पते की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है। संयुक्त लेंस से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी भी 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो उत्तल लेंस तथा उत्तल लेंस है। पहली घटना उत्तल लेंस है। पहली बात तो संयुक्त की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू द 1/20 प्लस 1/20 ये निकाल लो। तो ये 1/10 आ जाएगी फोकस दूरी। f इक्वल टू द संयुक्त फोकस दूरी अगर हम निकालते हैं, दो पतले लेंस को जोड़ते हैं, तो f इक्वल टू द ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी निकल आई। तो अब 20 सेंटीमीटर आप लेंस वाला फार्मूला लगा दीजिए। f की वैल्यू ये है, लेंस वाला फार्मूला 1/b इक्वल टू द 1/f इक्वल टू द 1/b माइनस 1/u वाला। u की वैल्यू आपकी निकल आएगी खटाक से, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे की ओर हम लोग हल करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए तथा आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण लिखकर उसके आधार पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियमों को समझाइए। यानी पहली बात तो जब प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या दीजिए। जब प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है, अगर ये धातु के पृष्ठ बना हुआ है, ये एक कैथोड है और ये एनोड है, अगर हम बैटरी से जोड़ देते हैं इसको, ठीक है, तो अगर यहाँ पर प्रकाश हम डालते हैं लाइट, तब यहाँ से एक करंट फ्लो होने लगती है। अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा दिया जाए तब इसी घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। दूसरा बात है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को प्रकाश के लिए अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक फोटॉन प्रकाश छोटे छोटे बंडल अथवा पैकेट्स के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। इसकी ऊर्जा E इक्वल टू द होती है एच न्यू, यह इंटीजर मल्टीपल होती है, यानी NH न्यू कह सकते हो। तो ये एनर्जी है, यह एनर्जी दो भागों में विभक्त होती है, एक तो उसके धातु के कार्यफलन और दूसरे उसकी काइनेटिक एनर्जी में है। जो दी गई ऊर्जा है वह दो भागों में विभक्त हो जाती है, W प्लस ½ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हो। तो अब E इक्वल टू द अगर एच न्यू आपने एनर्जी दी है फोटॉन की, तो एच न्यू नॉट हो जाएगी प्लस ½ mv² यहाँ पर आ जाएगा। और इसे थोड़ा हल करेंगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ½ mv² इक्वल टू द एच कॉमन ले लो, तो ये न्यू माइनस न्यू डैश, इतनी उसकी काइनेटिक उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो कहने का मतलब प्रकाश विद्युत नियमों की व्याख्या इसके आधार पर कर सकते हो आप। पहला नियम ये देख सकते हो कि आपतित प्रकाश तथा उत्सर्जित प्रकाश के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता है। नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। दूसरी बात, आपतित प्रकाश का जो फोटॉन है वह अपनी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही देता है, चाहे वह उसके कार्यफलन के रूप में चली जाती है, शेष बचती एनर्जी है वह जो W के रूप में चली जाती है, शेष उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में दे देता है। यही उन्होंने एक्सप्लेन किया था। दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन करके दिखा दिया। तीसरी चीज़ है आपका क्वेश्चन नंबर, ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो ये हम बता दे रहा हूँ आपको कैसे हल करने हैं आपको। तो स्थिर विद्युतिकी में गॉस का प्रमेय लिखिए। स्थिर विद्युतिकी में गॉस का प्रमेय क्या है? किसी बंद पृष्ठ, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यानी जो फ्लक्स निकल रहा होता है, विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर आवेशित का 1/ε गुना होता है, यानी ε0 है, उसके अंदर Q आवेश है। पहला नियम ये हो गया, ये गॉस प्रमेय हो गई, आपने लिख लिया। दूसरा
चीज़ हम समझा रहे हैं इसी में। दूसरी चीज़ चलिए हम देख लेते हैं इसी में क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट ये कह रहा है, इस प्रमेय का उपयोग करते हुए अनंत अचालक आवेश चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। अचालक तीव्रता के लिए व्यंजक की हमने अभी ज्ञात करवाया था, हमारा वीडियो भी देख सकते हो, उसमें ज्ञात भी है। वैसे यहाँ पर हम बता दें, अचालक अगर चादर है, कोई अनंत विस्तार की अचालक चालक है ये आपकी, तो इसमें फ्लक्स इस डायरेक्शन में भी निकलेगा, इसमें फ्लक्स पीछे भी निकलेगा। कुछ निकलने वाले जो विद्युत फ्लक्स है वह φ1 + φ2 के बराबर होगा, सिग्मा अपान ई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो E = द सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल के आती है। यानी जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 + E2 दोनों जुड़ जाएंगे और इतना हमारा वहाँ से विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमने हमारे वीडियो में देख सकते हैं, तीसरा या चौथा वीडियो था उसमें ही ये मैंने बता दिया था आपको, और आप लोग वहाँ से देखते रहें। अथवा किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय की धारा घनत्व में संबंध के लिए सूत्र ज्ञात करिए। अपव्यय तथा धारा के घनत्व में, धारा घनत्व के बीच में संबंध, तो E = द J = द सिग्मा ई वाला फार्मूला है। ये तो कई बार हमने वीडियो में बताया भी है। हम J = द सिग्मा ई, अभी हम आपको ये दिखा भी देते हैं कि हमारे पास ये दिया गया हुआ है और कहाँ पर ये दिया गया है। चलिए हम उस पेज पे हम दिखा देते हैं आपको। तो हमारे वीडियो में लिंक पे जाएंगे तो उसमें आप अपव्यय और J के बीच में संबंध है, J = द सिग्मा ई, अपव्यय ये J = द सिग्मा वी। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि इसके बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हो आराम से। J = द सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ अपव्यय के भी लिख सकते हो, या चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपको पता ही होना चाहिए। चलिए हम थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं। I = द NEABD, हम ये जानते ही हैं, जहाँ पर ये अनुगमन वेग और धारा में रिलेशन होता है। तो धारा I = द BD = द I अपान NEA हो जाएगा, और I अपान A = द J होता है। तो ये BD = द J अपान NE, ये रिलेशन आपका किसमें, अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में आ गया। इसको आप हल कर सकते हो, लिख सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर 2019 में पूछा गया था, क्योंकि ये कोरोना के काल में था। कोरोना के काल में जो छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं थे उनके लिए क्वेश्चन पेपर बनाया गया था। ये 2 सेट हमने, दोनों सेटों को हमने बखूबी पूरी तरीके से कवर किया है। अब बायो-सैवर्ट का नियम, बायो-सैवर्ट का नियम आप जानते ही हो। बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए। बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, किसी B = द म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा अपान r², साइन थीटा अपान IDL साइन थीटा, डेल्टा L कह सकते हो, I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। यह आपका बायो-सैवर्ट का नियम है बी का। द्रव्यमान एम तथा क्यू आवेश वाले कण को विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से प्रविष्ट करता है। कण का मार्ग तथा त्रिज्या तथा आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। जब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण प्रवेश करता है, यहाँ पर आप लॉरेंज बल लगाएंगे, लॉरेंज बल लग जाएगा। यानी इसमें बायो-सैवर्ट का नियम और लॉरेंज बल दोनों पूछा गया है एक साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है। जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। तो वृत्ताकार जब पथ हो जाता है तो उस पर लगने वाला बल F = द QVV हो जाता है। यह लगने वाला बल mv²/r के बराबर हो जाता है। तो ये निकाल सकते हो, चाहो तो हम यहाँ पर थोड़ा हम इंडिकेट करके इसको बता देते हैं। यानी F = द QVV = द mv²/r हो जाता है। तो यह QVV mv² बराबर r हो जाता है। तो यहाँ से एक b से v बचेगा, QV = द mv/r हो जाएगा। mv/r = द ओमेगा लिख सकते हो। तो v/r = द QV/m आ जाएगा। यहाँ पर v/r = द ओमेगा हो गया।
तो ये ओमेगा इक्वल टू द क्यू बी बाई एम हो जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ से आवर्तकाल इक्वल टू पाई बाई टी वाले फार्मूले में भी चेंज कर सकते हो, चाहे आप वृत्त निकालिए, इस फार्मूले से आप इसको हल कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो ये तो मैंने कई दफ़ा आपको हल करवाया है। बायोट का नियम का चौथा पाँचवा लास्ट वाला हमारा वीडियो देख सकते हो, वहाँ आपका पड़ा हुआ है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। स्वप्रेरण तथा अननोन प्रेरण के में अंतर स्पष्ट कीजिए। दो कुंडलियों के बीच अननोन प्रेरण गुणांक को प्रभावित करने के लिए कारकों का उल्लेख कीजिए। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। मैंने पहले ही कहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। पहला, फैराडे के किसी बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर उसके सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल के, किसी कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी ई कह सकते हो, माइनस ई कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जो आपका ई है वो माइनस डी फाई अपॉन डी हो गया, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम इनका कहलाता है फैराडे का नियम, वह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। यानी वह फ्लक्स परिवर्तन का ही विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हो रही होती है। उत्पन्न होने वाला धारा अथवा विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। फिर आ गया स्वप्रेरण तथा अननोन प्रेरण गुणांकों में, अननोन प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी स्वप्रेरण क्या होता है, वह अपनी कुंडली, जब हम किसी कुंडली में धारा का परिवर्तन करते हैं तो वह उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है उसी कुंडली के अंदर, वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। अननोन प्रेरण क्या है, जब हम किसी एक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तित करते हैं तो उसके साथ रखी हुई दूसरी कुंडली में भी फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे अननोन प्रेरण कहते हैं, घटना कहते हैं। दो कुंडलियों के बीच अननोन प्रेरण गुणांकों को प्रभावित करने वाले कारकों का मतलब दोनों के बीच कपलिंग कांस्टेंट हमने निकलवा दिया था। यानी m इक्वल टू द के इंटू अंडर रूट एल अपॉन आर वाला फार्मूला निकल आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, यंग के द्विझिरी प्रयोग तथा व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए गणितीय व्युत्पन्न कीजिए तथा झिर्रियों के बीच की दूरी घटाने पर व्यतिकरण की चौड़ाई। तो हमने बताया ये निकलवा ही दिया था। यानी फ्रिंज की चौड़ाई डी लेमडा अपान डी होती है। ये फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र आप खट से निकाल लेंगे, यही व्यतिकरण का नियम कहलाता है। यानी जब दो कोहेरेंट स्रोत एक ही दिशा में चलकर एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं जिससे कहीं तीव्रता अधिकतम कहीं तीव्रता न्यूनतम मिलती है, इसी को कहा जाता है व्यतिकरण घटना। और यंग ने एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स लिया और उसके बीच में दो आगे झिर्री कर दी, झिर्री की, जिसमें एक S1 और दूसरा S2 सोर्स से आगे की ओर निकालते हुए उन्होंने दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात किया, उन्हीं को कहा जाएगा। ये भी मैंने स्पष्ट रूप से आपको कवर करवा दिया है। चलिए आगे हम बता देते हैं। बोहर का परमाणु मॉडल में अपग्रहित निम्नलिखित हाइड्रोजन परमाणु के स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र का व्याख्यान कीजिए। ये हमारा चौथा या पाँचवा फिर देख लीजिए। ये बोहर मॉडल की परिकल्पनाओं वाले में हमने पूरी तरीके से इसको कवर किया है। पीएन संधि में अवक्षय परत क्यों बन जाती है? पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड क्या होता है? पहले बात तो डायोड क्या होता है, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाया जाता है तो इस प्रकार से बनी हुई युक्त को पीएन संधि डायोड कहते हैं। जब हम पी टाइप और एन टाइप को एक विशेष मेथड से मिलाते हैं तो इसमें पी टाइप में क्या होते हैं होल होते हैं और उसके साथ में आयंस होते हैं, और एन टाइप में फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसके साथ में आयंस होते हैं, ये होल और आयंस क्या होते हैं, जंक्शन पे आपस में मिल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और आयंस यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक अचलित आयनों की जो मोटाई बन जाती है यहाँ पर, उसी को अवक्षय परत कहा जाता है। यही एक अवक्षय परत बन जाती है, ठीक है, तो इसी को अवक्षय परत कहते हैं। दूसरी बात इसमें कहा गया है, ये क्वेश्चन उपयुक्त तो आरेख की सहायता से व्याख्या कीजिए। चलिए अवक्षय परत की चौड़ाई के प्रभाव लिखिए।
अग्राभिनत तथा पाश्चाभिनत। अग्राभिनत में अवक्षय परत क्या होती है कि चौड़ाई घट जाती है। अग्राभिनत में अगर हम लोग जोड़ देते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस को तो ये परत क्या होती है कि बढ़ जाती है। अगर हम पाश्चाभिनत में जोड़ते हैं घट जाती है। अग्राभिनत में जोड़ने पर ये घट जाती है। अगर पी टाइप और एन टाइप को इस तरीके से जोड़ते हैं तो ये अवक्षय परत घट जाती है। जब इसी को हम पाश्चाभिनत में जोड़ते हैं तब ये चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है, ये इंक्रीज कर जाती है डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र मैंने कहा ही था कि आपको ये देखना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी में से एक क्वेश्चन आपका आना तय है। तो आप इसी अनुसार, इसी आशा के साथ मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और हल करने का तरीका मैंने यहाँ पर बताया है। संपूर्ण हल नहीं बताया है कि किस तरीके से हल होना है, आपको बताया है जिस तरीके से रिवीजन किया जाता है अंत समय में, वही तरीका मैंने यहाँ पर आपको फॉलो करके बताया है कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। और जो भी कमियां गलतियां रहीं, चलिए अब इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर कुछ पूछना है तो आप हल कर सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे। चलिए आप यहीं पर आज, और प्लीज़ जो छात्र अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहें।